everyone. So today we are going to discuss few more topics in this chapter and this chapter will be over today. So what we are going to discuss, we will see कि हम लोग किडनी को कैसे रेगुलेट करते हैं with the help of hormones. Okay. So basically the most important part जो आज हम लोग करेंगे that is regulation of kidney. इसके बाद there are few small topics and they are comparatively less important. So जो most important topic आज हम लोग करेंगे that will be the regulation of kidney. So what we did in the last class, हम लोग देखे कि किस तरह से हमारा किडनी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफरेंट चीज का सिक्रीशन होता है. ओके, ऑल दिस थिंग दैट कंसंट्रेट द यूरिन. ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड ऑल, हमने वो सारा कुछ डिटेल में देखा. एंड वी डिड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस. सो वो हम लोग लास्ट क्लास में इसलिए किए थे ताकि आज की क्लास में हमें मदद हो सके. सो आज की क्लास में उस जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. So today we will study about juxtaglomerular apparatus once again, that how it regulate the kidney. So last class में what we did was very important. So उसको पूरा अच्छे से समझ जाना. So today we will see how the kidney is being regulated. So osmoregulation in kidney is done with the help of hormones. हमारी किडनी को कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. बहुत तरह के हार्मोन होते हैं. ओके, वन यू माइट बी नोइंग कि एक हार्मोन होता है एडीएच या इसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं. दिस इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, ये कहां से निकलता है? दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. ओके, सो एडीएच हो गया. देन हम लोग जो रेनिन की बात कर रहे थे, द रेनिन दैट वाज सिक्रीटेड फ्रॉम द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस सेल, दैट इज ऑल्सो अ हार्मोन. एंड वन थिंग दैट कैन शॉक यू इज हार्ट. ह्यूमन हार्ट जो है उसका भी कंट्रोल है इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी. हार्ट से एक हार्मोन निकलता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. सो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहां से निकलेगा? नाम में देखो क्या है, एट्रियल. सो एट्रियम के वॉल से निकलता है. जो ऑरिकल्स है हमारे एट्रियम है उनके वॉल से निकलता है ENF दैट ऑल्सो रेगुलेट द फंक्शन ऑफ किडनी. सो किडनी तीन चीज से कंट्रोल हो रहा है. द हार्मोन सिक्रीटेड बाय दीज थ्री थिंग्स. द फर्स्ट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस. क्या सिक्रीट करते हैं? रेनिन सिक्रीट करते हैं. रेनिन क्या करता है? GFR को इंक्रीज करता है. दिस यू नो. देन हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो सिक्रीट करता है. ओके, सो ये क्या सिक्रीट करता है? एडीएच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देखो, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस. सो एक्सेस लॉस को हम लोग बोलेंगे डायूरेसिस. एंटी डायूरेटिक मतलब एक्सेस लॉस को रोकेगा. Okay, so just understand, biology is all about terms. So you just have to understand the words and आधा काम वहीं पे हो जाता है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? डायूरेसिस को रोकेगा. डायूरेसिस मतलब एक्सेस वाटर लॉस. ओके, उसको डायूरेसिस बोलते हैं. देन हाइपोथैलेमस हो गया. देन हार्ट से क्या निकलता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. देखो, एट्रियल मीन्स एट्रियम के वॉल से निकलेगा. नाट्रियूरेटिक फैक्टर, देखो, यूरेसिस मतलब किसी का यूरिन में जाना. डायूरेसिस मतलब वाटर का यूरिन में जाना. ओके, डायूरेसिस. नाट्रियूरेसिस मीन्स सोडियम इज व्हाट? नाट्रियम. सोडियम का लैटिन नेम इज नाट्रियम. सो सोडियम का वाटर में जाना इज नाट्रियूरेसिस. सो इससे क्या होता है? व्हाट दिस ENF डू? ये सोडियम का एक्सक्रीशन कराता है. और एक चीज याद रखना, सोडियम जहां भी जाएगा, ओके, सोडियम अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है इसके साथ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है इसके साथ वाटर एक्सक्रीट होगा. सो सोडियम और रीअब्सॉर्प्शन साथ एब्सॉर्ब होता है, साथ एक्सक्रीट करता है. सो ये ENF क्या कर रहा है? एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर. ये नाट्रियूरेसिस करा रहा है, मतलब सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवा रहा है. सो सोडियम के साथ क्या जाएगा? वाटर भी जाएगा. सो व्हाट दिस इज डूइंग? दिस विल कॉज नाट्रियूरेसिस एंड डायूरेसिस. ये वाटर लॉस करवाएगा. एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये वाटर रिटेन करवाएगा. ओके, देन रेनिन क्या करता है? इंक्रीज द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज करेगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द बॉडी वॉल्यूम. ओके, सो वी विल सी इन डिटेल. सबसे पहले हम लोग JGA से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग.
सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, इसके और भी बहुत सारे नेम हैं. सो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी, अगर एक बार समझ में नहीं आएगा ना, you will not understand in 2 years. So just understand this topic. ये सब समझने में बहुत टाइम लग जाता है. So just give me few time and just understand this. So the regulation by kidney by juxtaglomeralar apparatus, या इसको हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, जैसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा. या इसे हम लोग RAAS भी बोलते हैं. RAAS स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ये भी नाम, ये जो दोनों नाम है, दीज आर कॉम्प्लेक्स नेम. जैसे ही हम लोग प्रोसेस समझेंगे नाम अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके, अभी चलो JGA नाम पकड़ के चलते हैं. दिस यू नो juxtaglomeralar apparatus कैसे बना होता है, बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या करते हैं, सेंस करते हैं. किसको सेंस करते हैं, GFR को सेंस करते हैं. अगर GFR डिक्रीज हुआ है तो ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं. तो देखो GFR डिक्रीज हो रहा है या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है. अगर ये डिक्रीज होगा तो भी क्या होगा, GFR ही डिक्रीज होगा. ओके, इनडायरेक्टली GFR ही डिक्रीज होगा. और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगा, अगर वो प्रेशर कम हो जाएगा, जिस प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो भी GFR ही डिक्रीज होगा. सो सबका मीनिंग वही है कि अगर GFR डिक्रीज हो रहा है, सो ये वाला पार्ट यू ऑलरेडी नो. GFR डिक्रीज होता है तो क्या होता है, जो juxtaglomeralar apparatus के सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, रेनिन सिक्रीट करेंगे. यहां तक तुम्हें पता है. ओके, सो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा, दोनों से क्या होगा, जो GFR है वो डिक्रीज होगा. ओके, इनडायरेक्टली दिस 3 इज सेम. सो इससे क्या होंगे, जो juxtaglomeralar सेल है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे. जो फिल्ट्रेट जाएगा GFR DCT में, जैसे ही वो इन सेल्स को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा. एंड दिस सेल विल सिक्रीट रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन ये सिक्रीट करेंगे. रेनिन क्या है, एक हार्मोन है. सो ऑल दिस मैकेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. ये रेनिन क्या करता है, दिस कन्वर्ट एन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन. ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. ऑल दीज आर केमिकल्स इन द ब्लड. ओके, ये हमारे ब्लड के केमिकल्स है एंड दीज आर एंड दे हैव सम फंक्शन. ओके, इनका कुछ कुछ फंक्शन है. सो ये क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा. देन दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द लंग्स. किस तरह से होता है इतना प्रोसेस हमें नहीं जानना है. सो एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. अब देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है. वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा. ये वेसल्स है, इनको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा. सो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होंगे, क्या होगा, इसका जो फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ओके, तुमको पता होगा फ्लो किससे रिलेटेड होता है, जो वहां का एरिया है, A and V. दिस यू माइट बी नोइंग. सो ये क्या होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा, सेम रहेगा. सो एरिया डिक्रीज कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज्ड. सो यहां से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, बट ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जा रहा है. ओके, सो what this is doing, this is a vasoconstrictor. वेसल्स को जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो व्हाट दिस एंजियोटेंसिन 2 इज हेल्पिंग, दिस एंजियोटेंसिन 2 इज हेल्पिंग इन रिस्टोरेशन ऑफ GFR बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर. ओके, सब सेम है, सब सेम है. ब्लड फ्लो, GFR, ब्लड प्रेशर. इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली हमें मतलब है GFR से. ओके, सो GFR इंक्रीज करेगा, एक ये काम करता है. एंड द सेकेंड थिंग व्हाट इट डू, एंजियोटेंसिन 2, देखो एंजियोटेंसिन 2 है मतलब इसका 2 काम है. एक क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है. वेसोकंस्ट्रिक्टर है तो क्या कर रहा है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के चलते क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चलते क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR है हमारा, वो इंक्रीज हो जाएगा.
सो अब सेकेंड फंक्शन क्या है, हमने डिस्कस किया था रीनल के ऊपर जो ग्लैंड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडरीनल या सुप्रारीनल। सो इस एड्रिनल ग्लैंड के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जिस तरह से किडनी के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इस एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये इसके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसके कॉर्टेक्स से निकलते हैं हार्मोन्स, ओके, इसके कॉर्टेक्स से हार्मोन्स निकलते हैं। सो वन हार्मोन अमंग द थ्री इज एल्डोस्टेरॉन। हम लोग जो हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इससे क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं, ओके। सो एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, एंड जो सेकंड काम है, जो रेस्ट काम है, वो ये एल्डोस्टेरॉन करता है। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का। आई टोल्ड यू, सोडियम का अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन होगा तो वाटर का एक्सक्रीशन होगा। ये दोनों का साथ में एब्जॉर्प्शन एंड साथ में एक्सक्रीशन होता है। सो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम का एंड वाटर का फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट में क्या क्या आ जाएंगे, डीसीटी आ जाएगा एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएगा। सो इनसे ये सोडियम और वाटर का क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। सो जब वाटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। सो व्हाट दिस मैकेनिज्म इज डूइंग, अल्टीमेट एम इज टू इंक्रीज द जीएफआर। जैसे ही जीएफआर डिक्रीज होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, रेनिन निकालते हैं। रेनिन ब्लड में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, ओके। एंजियोटेंसिनोजेन, जेन मीन्स इनएक्टिव, दिस वी नो। इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। एंजियोटेंसिन 2, इसके दो काम है। द फर्स्ट, इट इज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर। सो ये क्या करेगा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसके चलते क्या होगा, जो फ्लो है, ओके, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्लो इंक्रीज होने के चलते प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। पहला जीएफआर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। सेकेंड, इसका फंक्शन क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, ओके। सो कॉर्टेक्स में से निकलेंगे हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जो लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, डीसीटी एंड सीटी, वहां से क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। सो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो जीएफआर है ये रीस्टोर हो गया। सो ये फंक्शन थोड़ा लेंदी है बट बहुत ईजी है, ओके। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज क्लियर। सब समझ में आ रहा होगा तुमको, ओके, वेरी सिंपल प्रोसेस। सो इसका नाम देखो, अब भी समझ में आ रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन इन्वॉल्व है, एंजियोटेंसिन इन्वॉल्व है। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, ओके। या फिर RAAS सिस्टम, जिसका मतलब क्या है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन। क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, रेनिन जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकल रहा है, एंजियोटेंसिन जो कि ब्लड में बन रहा है फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजेन, ओके। देन एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स से। वेरी सिंपल प्रोसेस। कब होता है ये सिस्टम कब काम करता है, ये सिस्टम काम करता है जब हमारा जीएफआर कम हो रहा है। जीएफआर कम कैसे हो सकता है, अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो ये तीनों से क्या होगा, ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है किससे बने हैं, एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के सेल से। एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के सेल जब मिलते हैं उनके कांटेक्ट पॉइंट पे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बनते हैं, अपैरेटस बनता है। ये सेल्स के मॉडिफिकेशन है, ये सेंस करेंगे जीएफआर को। यहाँ से पे जो फिल्ट्रेट आएगा ना, इसको सेंस करेंगे, और अगर ये कम है तो रेनिन सिक्रीट करेंगे, सिंगल एन वाला। ये रेनिन ब्लड में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, जेन लगा है मतलब इनएक्टिव है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 बनता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का 2 काम है।
द फर्स्ट वर्क इज इट इज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर। तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनका फ्लो इंक्रीज हो जाता है। फ्लो इंक्रीज होने के चलते क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसमें से ज्यादा कुछ स्क्वीज आउट होगा। जो हमारा ग्लोमेरुलस है उससे ज्यादा कुछ स्क्वीज आउट होगा, तो GFR बढ़ जाएगा। द सेकेंड थिंग इट डू, एंजियोटेंसिन 2 मतलब 2 काम। द सेकेंड वर्क इज इट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल क्या होता है, जो सुपरा रीनल ग्लैंड है, रीनल के ऊपर, उसकी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। वहां से एक सब्सटेंस या हार्मोन निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है, दिस हार्मोन इट डू दी ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ओके, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, लेटर पार्ट, जो पीछे के पार्ट है वहां से। एंड ये क्या करेगा, जब वाटर इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर ग्लोमेरुलस से क्या होगा, ज्यादा कुछ स्क्वीज आउट हो पाएगा, मतलब GFR इंक्रीज हो रहा है। सो अल्टीमेट एम ऑफ दिस juxtaglomeralar cell, this renin angiotensin mechanism, this RAAS system, its ultimate aim is to increase the GFR by increasing the blood flow, by increasing the blood pressure. Okay, so this is the first system of mechanism. This is the first regulation system. Now we will discuss the second. The second is the hypothalamus. Okay, so I hope समझ में आ गया होगा. This is very simple. कोई कितना भी okay, very simple. Just 5-6 process है, 5-6 step है, and very simple mechanism. Now we will discuss the second. All these things are very easy. It's just about concept. The second mechanism is regulation by hypothalamus. अब हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोथैलेमस किस तरह से हमारी किडनी के फंक्शन को, किडनी के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। सो देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ADH को सिंथेसाइज करता है। एंड सिक्रीट कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। इतना चीज तुम्हें पहले से पता होगा। ओके, सो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। जिस तरह से हमने कीमो रिसेप्टर पढ़ा था ना, उसी तरह से ऑस्मो रिसेप्टर होता है। सो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन को सेंस करेगा। सो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है ये क्या सेंस करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये ब्लड वॉल्यूम सेंस करेंगे, ये ब्लड बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम सेंस करेंगे, ये आयनिक कंसंट्रेशन सेंस करेंगे, ये हर वो कुछ सेंस करेंगे जिससे हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का पता चले। ओके, सो ये क्या करेंगे, अगर ये सारा कुछ कम हो गया है, इफ देयर इज एक्सेस बॉडी फ्लूइड लॉस, मान लो एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया है, सो व्हाट विल हैपन, ज्यादा फ्लूइड का लॉस होगा। सो ज्यादा फ्लूइड का जब लॉस होता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। व्हाट दिस ऑस्मो रिसेप्टर विल डू, ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, एक्सेस फ्लूइड लॉस को चेक करेंगे। ओके, JGA क्या करता है, यू हैव टू नो कि कौन सा अपैरेटस कब काम करता है। देखो, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कब काम करेगा, जब GFR डिक्रीज हो रहा है। ओके, यू हैव टू नो कि कौन सा मैकेनिज्म कब काम कर रहा है। ओके, एंड कैसे काम कर रहा है, दैट तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो, बट कब काम करता है, कब कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वो भी जानना जरूरी है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कब काम में आता है, जब हमारे बॉडी का GFR डिक्रीज हो जाए। ओके, बॉडी का GFR जब डिक्रीज होगा तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल वाला अपैरेटस काम करेगा, RAAS सिस्टम काम करेगा। ओके, सो जब बॉडी का एक्सेस फ्लूइड लॉस होगा तो हाइपोथैलेमस वाला सिस्टम काम करेगा। जब बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर इस ऑस्मो रेगुलेशन को सेंस करेंगे और हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे बाय दिस हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो ADH बना रहा था उसको डाल देगा इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सिक्रीट कर देगा। सो ADH इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ये तुमको पता होना चाहिए, ADH को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सो व्हाट इज ADH, देखो नाम समझो,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरेसिस को रोकेगा, एक्सेस फ्लूइड लॉस को रोकेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस फ्लूइड लॉस हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है। तो जब डायूरेसिस होता है तो एंटी डायूरेटिक वाला सिस्टम काम में आएगा। एंटी डायूरेटिक वाला सिस्टम कौन सा है, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन्वॉल्व है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसमें इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमस में इन्वॉल्व होता है। सो जब डायूरेसिस हो रहा है, एक्सेस बॉडी लॉस, एक्सेस बॉडी लॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायूरेसिस। ओके, मीन सी डायूरेसिस मतलब यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है एक्सेस बॉडी, बट एक्सेस बॉडी फ्लूइड बहुत सारी चीजों में भी लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इज डायूरेसिस। ओके, एक्सेस बॉडी फ्लूइड लॉस एक्सीडेंट्स वगैरह में भी हो सकता है, और यूरिन के थ्रू हो रहा है तो भी तो उसे क्या बोलेंगे, डायूरेसिस बोलेंगे, जब यूरिन में बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। सो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, देखो एंटी डायूरेटिक है तो एंटी डायूरेसिस करवाएगा, मतलब इट विल प्रिवेंट डायूरेसिस। सो इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टिल पार्ट। ये क्या करेगा, डिस्टिल पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। सो दिस विल इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड। क्या हो रहा था, हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, तभी ये सिस्टम एक्टिव हो रहा था। तो अब ये क्या करेगा, हमारा बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करेगा बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। अगर यूरिन में ज्यादा ब्लड बॉडी फ्लूइड जा रहा है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस डायूरेसिस को रोकेगा। एंड ये क्या करता है, एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। ओके, अगर बॉडी फ्लूइड रीस्टोर हो गया है तो क्या होगा, ये ऑस्मोरेगुलेशन फिर से इसको सेंस करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन हमेशा काम करते हैं, वो हमेशा सेंस करेंगे। सो जैसे ही बॉडी फ्लूइड रीस्टोर हो जाएगा, ये ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या होंगे, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे, इसको सेंस करेंगे फीडबैक के थ्रू, एंड फिर इसको क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। सो इट विल स्टॉप द हाइपोथैलेमस। व्हाट द सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस एडीएच, ये एडीएच भी वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ओके, जिस तरह से एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर, एडीएच भी वेसोकंस्ट्रिक्टर है। तो वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ओके, इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लो इंक्रीज होगा, या फ्लो इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एवरीथिंग इज सेम। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जीएफआर इंक्रीज करेगा। सो समहाउ देखो, जो दोनों का फंक्शन है, RAS सिस्टम का एंड दिस हाइपोथैलेमस का फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, क्या करता है, दोनों सिस्टम हमारे बॉडी में GFR को रिस्टोर करता है एंड वाटर का लॉस कम करवाता है। वहां पे वाटर का लॉस कौन कम करवा रहा था, दी एल्डोस्टेरॉन। ओके, एल्डोस्टेरॉन जो कहां से सिक्रीट हो रहा था, फ्रॉम दी कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो द थर्ड रेगुलेशन, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं जो सेंस करते हैं वाटर का कितना लॉस हो रहा है। इफ देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर और फ्लूइड, ये क्या करेगा, हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो एडीएच बनाया है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस में भेज देगा फ्रॉम द न्यूरॉन्स, एंड ये सिक्रीट कर देगा एडीएच को। ओके, एडीएच इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। सो एडीएच क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा, इट विल डू द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेसिस। ये एक्सेस वाटर लॉस को रोकेगा, जिसके चलते जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो रीस्टोर हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एक फीडबैक मैकेनिज्म देगा। फिर ऑस्मोरिसेप्टर सेंस करेंगे कि अब तो हमारा बॉडी फ्लूइड रीस्टोर हो चुका है, तो अब हमें फंक्शन करना बंद कर देना पड़ेगा। और द सेकेंड फंक्शन ऑफ एडीएच इज इट इज ऑल्सो अ वेसोकंस्ट्रिक्टर लाइक एंजियोटेंसिन 2। सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, एंड अल्टीमेटली जीएफआर इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ द थर्ड फंक्शन, ये दोनों तो बहुत ही मतलब समझ में आ जाने वाला था। अब देखो हार्ट, सो जो हार्ट भी किडनी को रेगुलेट करता है। सो व्हाट दी हार्ट डू, जैसे ही ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, तो ब्लड ऑब्वियसली पास किससे करता है, एट्रियम से। ब्लड एट्रियम में तो आता ही है। सो जब एट्रियम में ब्लड आएगा फ्रॉम द बॉडी, और एट्रियम इसको सेंस करेगा कि अभी प्रेशर बहुत ज्यादा है,
सो व्हाट दिस एट्रियम विल डू, दिस विल सिक्रीट अ हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियम से निकल रहा है तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, सो एट्रियम क्या करेगा, एएनएफ रिलीज करेगा। ये एएनएफ क्या है, ये वेसोडाइलेटर है। ओके, वेसोडाइलेटर मींस जो अभी तक हम लोग पढ़े थे उसका ऑपोजिट काम करेगा। मतलब ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेगा। कैसे, बाय नाइट्रियूरेसिस। नाइट्रियूरेसिस मींस सोडियम का लॉस करवाएगा। तो सोडियम के साथ क्या जाएगा, वाटर भी जाएगा। सो वाटर का लॉस हो रहा है मतलब बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है। बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ओके, ब्लड का फ्लूइड कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा। सो ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जो एएनएफ है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। सो ये एएनएफ क्या है, ये वेसोडाइलेटर है। ओके, सो ये मैकेनिज्म कब काम करता है, जब आरएएस चल रहा है ना, मतलब जब बहुत ज्यादा आरएएस हो चुका है, जो हमारा जीएफआर है वो रिस्टोर हो चुका है, अभी भी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड है, तब ये सिस्टम काम में आता है और ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक देता है, मतलब कंट्रोल करता है। ओके, दिस कीप अ चेक ऑन दी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस वाला सिस्टम को चेक करते रखता है कि वो ज्यादा काम ना करने लगे। ओके, सो उसको रेगुलेट करता है। सो दिस इज द फंक्शन। सो हम लोग को क्या याद रखना है, वेसो कंस्ट्रिक्टर कौन कौन से है बताओ, एंजियोटेंसिन 2 एंड एडीएच आर वेसो कंस्ट्रिक्टर एंड एएनएफ इज वेसोडाइलेटर। ओके, कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो फ्लो इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। डायलेटर क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ओके, एंड दिस ऑल्सो डू द वर्क ऑफ नाइट्रियूरेसिस, मतलब सोडियम का लॉस करवाएगा तो सोडियम के साथ वाटर का लॉस होगा। सो वाटर के लॉस होने से क्या होगा, वाटर के लॉस होने से बॉडी से जब वाटर कम होगा तो बॉडी का प्रेशर भी कम होगा। सो प्रेशर और फ्लो कम हो जाएगा। सो ये एक तरह से आरएएएस को चेक करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम फ्यू स्मॉल टॉपिक्स। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ ओवर। अभी जो हमने 3 मैकेनिज्म देखा किडनी के रेगुलेशन का, दीज 3 आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सब चीज बहुत टाइम लग जाता है समझने में, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। ये इसको बार बार इफ यू विल गिव इट रिपीटेड रिवीजन, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हमें याद नहीं करना, हमें बस समझना है, एंड हर बार जितनी भी बार हम टेस्ट के लिए देखेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। यू डोंट हैव टू मग अप। ओके, सो नाउ विल सी सम स्मॉल टॉपिक, जैसे कि मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन। सो देखो, यूरिनेशन करने के लिए मीन्स यूरिन के रिलीज होने के लिए एक सिग्नल चाहिए होता है। वो सिग्नल कब आता है, जब हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होते हैं। देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, यूरिन बन रहा है और यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा। ओके, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा, अब उसमें और यूरिन आएगा तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। ओके, वो स्ट्रेच होगा। सो स्ट्रेच होगा तो क्या होंगे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है। ओके, सो द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैव स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि क्या करेंगे, विच ऑन स्ट्रेच, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, जब ये स्ट्रेच रिसीव करेंगे तो ये सीएनएस को एक सिग्नल देंगे। ये क्या करेंगे, सीएनएस को एक सेंसरी सिग्नल देंगे। फिर सीएनएस क्या करेगा, एक मोटर सिग्नल देगा। दिस यू नो, सेंसरी सिग्नल जाता है, मोटर सिग्नल आता है। सो सीएनएस क्या करेगा, हमको एक मोटर सिग्नल देगा, एंड दिस इज अ वॉलेंटरी सिग्नल। ओके, हमारा जो यूरिनेशन है एक तरह से वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक लिमिट तक। ओके, जब तक एक्सेस ब्लैडर भर ना जाए। सो दिस इज अ वॉलेंटरी सिग्नल जो आता है, और ये क्या करता है, हमारे जो स्मूथ मसल है यूरिनरी ब्लैडर के, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लैडर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर मतलब यहाँ पे देखो जो यूरेथ्रा है, दिस इज द यूरेथ्रा। मेल एंड फीमेल में साइज के अकॉर्डिंगली होता है, फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। सो ये यूरेथ्रा के पास क्या होता है, स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर होते हैं मीन्स गेट, स्फिंक्टर मीन्स गेट। सो ये स्फिंक्टर को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा।
सो स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके चलते क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं या यूरिनेशन बोलते हैं। और ये जो वॉलेंटरी मोटर सिग्नल, ये जो वॉलेंटरी मोटर सिग्नल आ रहा है, ओके, ये जो सिग्नल जाने का, ये सेंसरी सिग्नल जाने का और मोटर सिग्नल आने का जो प्रोसेस है, इसे हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। सो दिस वॉलेंटरी सिग्नल रिफ्लेक्स इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। वेरी सिंपल टॉपिक, क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, ये रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे, हमारे सीएनएस को सेंसरी सिग्नल देंगे। देन ये सीएनएस क्या करेगा, हमें एक मोटर सिग्नल देगा जो कि वॉलेंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल में है। देन ये सिग्नल क्या करेगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो ब्लैडर के मसल्स है, M स्टैंड फॉर मसल्स, सो मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करेगा। सो ये जो सिग्नल है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सिग्नल जाने का और सिग्नल आने का, दिस वॉलेंटरी सिग्नल, इसको हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। नाउ कम टू यूरिन। यूरिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओनली फ्यू पॉइंट्स। सो यूरिन क्या होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इसका pH 6 होता है। ओके, सो द pH ऑफ यूरिन इज 6। यूरिन में एक कंपोनेंट होता है, एक मटेरियल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज द क्रोमोजेनिक मटेरियल। सो ये क्या करेगा, यूरिन में कलर देगा। क्रोम मीन्स कलर, सो यूरो मीन्स यूरिन को जो कलर दे रहा है उसे हम लोग यूरोक्रोम बोलेंगे। सो दिस इज द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट, इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द यूरिन। सो यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, यूरोक्रोम के चलते। ओके, एंड यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। हम लोग एक दिन में कितना यूरिन निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर। ओके, 1 to 1.5 लीटर। GFR कितना है, 180 लीटर। उसमें से 1% इज दी around 1%. ओके, around 1% is the urine. So 1 to 1.5 liter is the urine that we excrete per day. ओके, यूरिन में एक दिन में कितना हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, 25 to 30 ग्राम्स। सो 1 to 1.5 लीटर यूरिन में कितना यूरिया होता है, 25 to 30 ग्राम्स यूरिया होता है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट, ये MCQ में आ जाता है। ओके, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूरिन का pH कितना होता है, 6 होता है। इसमें जो पिगमेंट होता है जो येलो कलर देता है उसका नाम क्या है, यूरोक्रोम। यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, 1 to 1.5 लीटर। उसमें कितना यूरिया होता है, 25 to 30 ग्राम। अब देखो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग यूरिन की एनालिसिस करके बॉडी में कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट, ये चेक कर सकते हैं। या फिर हमारा किडनी नॉर्मली वर्क कर रहा है कि नहीं, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं। सो यूरिन के एनालिसिस से हम लोग किडनी माल फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी है तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा बॉडी में। सो ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में हाई होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इन दी पीसीटी। ओके, पीसीटी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट यू नो। सो अब क्या होगा, बॉडी ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। सो ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज कहाँ पे आने लगेगा, यूरिन में आने लगेगा। सो जब यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा उसे हम लोग ग्लूकोज यूरिया बोलेंगे। और यूरिन में क्या होगा, डायबिटीज में कीटोन बॉडीज आने लगते हैं। ओके, यू डोंट हैव टू नो कि किस तरह आते हैं, बस इतना याद रखो कि डायबिटीज में क्या होता है, कीटोन बॉडीज आने लगते हैं यूरिन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। ओके, क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज यूरिया। यूरिन में कीटोन है तो उसे क्या बोलेंगे, कीटो यूरिया। ओके, यूरिया मींस यूरिन में प्रेजेंट है। सो अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो और ग्लूकोज प्रेजेंट हो बॉडी में तो ये एक तरह का इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस का, इंडिकेटिव है। ओके, मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि अगर किसी को कीटोन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया हुआ है तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस ही है, ये कंफर्मेशन नहीं, ये बस एक इंडिकेटिव है कि हाँ अगर इसको कीटोन यूरिया हो रहा है, ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है तो इसको डायबिटीज मेलाइटिस
मेलाइटस हो सकता है। ओके, सो दीज आर जस्ट इंडिकेटिव, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे चीजों में ग्लाइकोस्यूरिया, कीटोन्यूरिया हो सकता है। मान लो अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों में हो सकता है। सो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव। सो हमें बस इतना ही जानना है यूरिन के बारे में। एंड ग्लाइकोस्यूरिया, कीटोन्यूरिया, ग्लूकोज का प्रेजेंस, कीटोन बॉडी का प्रेजेंस, ये इंडिकेटिव है। ओके, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। सो इस तरह के कुछ कुछ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, इस तरह के कुछ कुछ डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं यूरिन के एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, हमारा और भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है ना, सो उसको भी हम लोग निकालते हैं। सो बस छोटे छोटे पॉइंट्स है दैट वी जस्ट हैव टू नो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, CO2 भी एक तरह का वेस्ट है हमारा। CO2 क्या है, एक तरह का वेस्ट ही है जो टिश्यूज में बन रहा है, सेल्स में बन रहा है। सो हमारा बॉडी पर डे 18 लीटर ऑफ CO2 एक्सक्रीट करता है या रिमूव करता है बेसिकली। सो लंग्स क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो CO2 एक्सक्रीट कर, दिस आर जस्ट स्मॉल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई मेजर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो ये क्या करेगा, लंग्स 18 लीटर ऑफ CO2 रिमूव करता है पर डे, 18 लीटर। ओके, एंड वाटर भी, इसके साथ वाटर भी रिमूव करता है। देन लिवर, लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। लिवर क्या करता है, लिवर सब कुछ को सिक्रीट कर देता है बाइल में, एंड बाइल के थ्रू ये सारे कुछ एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द डाइजेस्टिव पाथवे। ओके, स्टूल के थ्रू ये सारे कुछ बाहर निकल जाते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स, कोलेस्टेरॉल, विटामिन एंड द डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। देखो लिवर में होता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो लिवर में डिटॉक्सिफाई होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीजों का एक्सक्रीशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है बेसिकली। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है, दीज आर दी बाइल पिगमेंट। ये जब आरबीसी टूटता है तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनता है उससे। ओके, सो दीज आर दी बाइल पिगमेंट। देन कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल होगा तो उसको क्या करेगा, लिवर रिमूव करेगा। देन सर्टेन ड्रग्स, ओके, सर्टेन विटामिन एंड दी स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब जो लिपिड से बने हैं, स्टेरॉल से बने हैं, इन सारे चीजों को वो बाइल में सिक्रीट करेगा, एंड बाइल के थ्रू, डाइजेस्टिव पाथवे के थ्रू ये सारे कुछ एक्सक्रीट हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। देन स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, स्किन भी बहुत हद तक एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड। सो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। सो स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा। सो स्वेट क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट होगा, कॉमन सॉल्ट NaCl। ओके, देन स्वेट में थोड़ा सा यूरिया भी होता है। ओके, इट हैव यूरिया, लिटिल बिट यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो लैक्टिक एसिड भी थोड़ा सा एक्सक्रीट होता है। देखो ये सब सेकेंडरी फंक्शन है, ये सब क्या है, this excretion of NaCl, little amount of urea, lactic acid, all this is a secondary function of sweat gland. प्राइमरी फंक्शन है इज टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। सो मेन फंक्शन स्वेट ग्लैंड का क्या है, कूलिंग इफेक्ट। स्वेट कब आता है, जब गर्मी लगता है। क्यों आता है, कि ठंडा लगे। ओके, सो स्वेट निकलेगा तो क्या होगा, स्वेट का एवापोरेशन होगा। जब स्वेट का एवापोरेशन होगा तो एवापोरेशन कॉज कूलिंग। दिस आर ऑल सिंपल थिंग दैट यू शुड नो। सो स्वेट का मेन काम क्या है, टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ओके, एक्सक्रीशन इज द सेकेंडरी फंक्शन. Now the second is sebaceous gland, and this thing you know कि breast is also a modified sweat gland. Okay, the sebaceous gland, second type की gland क्या है, sebaceous gland जो sebum secrete करेंगे. So sebum में क्या होता है, steroids होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वैक्स होते हैं, ये सब क्या करेगा, सीबम सिक्रीट करेगा। एंड ये जो सीबम है ये स्किन के ऊपर क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर बना देगा।
ओके, सो ऑल दिस सीबम इज प्रोड्यूस बाय द सेबेशियस ग्लैंड। इसमें क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वैक्सेस होता है, एंड ये स्किन के ऊपर आके क्या बना देते हैं, एक ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ओके, सो दीज आर दी सेबेशियस ग्लैंड। सो स्किन में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। देन वन थिंग यू शुड नो कि सलाइवा में भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करने का टेंडेंसी है। ओके, सलाइवा में भी थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है। सो दीज वेर दी फ्यू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। छोटे छोटे पॉइंट्स है, वी जस्ट हैव टू नो। ये सब चीज सब्जेक्टिव व्यू से नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन देख के याद आ जाता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डिसऑर्डर्स। सो डिसऑर्डर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिसऑर्डर में क्या है, सबसे फर्स्ट ये, और ये क्यों होगा, जब हमारा किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, जब हमारा किडनी ठीक से यूरिया निकाल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, जो यूरिया है, जो एक्सेस ऑफ यूरिया है, वो हमारा ब्लड में दिखने लगेगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया। ये कब हो सकता है, जब हमारा किडनी ठीक से फंक्शन ना करे। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ओके, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। ये क्या कर सकते हैं, किडनी फेलियर करवा सकते हैं। इन पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। सो ब्लड के डायलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। ब्लड मीन्स हीमो। ओके, हीमो वर्ड का मतलब ब्लड होता है। सो हीमोडायलिसिस, द डायलिसिस ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोडायलिसिस। किन पेशेंट्स में करवाएंगे हम लोग, जिनको यूरीमिया है। यूरीमिया है मतलब जिनके ब्लड में क्या है, यूरिया है, जिनका किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उनके ब्लड में क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ यूरिया दिखने लगेगा। सो देखो, डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। देखो, डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टरी लेते हैं, आर्टरी से हम लोग आर्टरी को पंचर करते हैं, उससे ब्लड निकालते हैं। सो ब्लड जैसे ही बाहर आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एंटी कोआगुलेंट मिलाएंगे। सो हम लोग क्या मिलाएंगे, इसमें हेपारिन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस रेड वन इज द आर्टरी। हम लोग आर्टरी से क्या कर रहे हैं, ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या मिलाएंगे, सबसे पहले हम लोग एंटी कोआगुलेंट मिलाएंगे। एंटी कोआगुलेंट मिलाने से क्या होगा, जो ब्लड है वो कोआगुलेट नहीं करेगा। अब हम लोग डालेंगे इसको डायलिसिस टैंक में। ये क्या है, दिस पर्पल वन इज शोइंग यू दी डायलिसिस टैंक। ये डायलिसिस टैंक में क्या होता है, सेलोफिन ट्यूब्स होते हैं, सेलोफिन ट्यूब्स। ओके, इसमें सेलोफिन का लेयर रहेगा, जो कि एक पोरस लेयर रहता है। जो फंक्शन हमारे किडनी का है, सेम फंक्शन करेगा ये डायलिसिस टैंक। सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल फिल्टर द ब्लड। ओके, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा। सो इसका जो कंसंट्रेशन है ना, इसका कंसंट्रेशन, दिस विल बी सेम एज द प्लाज्मा। इसका कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा के सेम होगा, बस इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नहीं होगा। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी सेम। तो क्या होगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये इसमें एक्सक्रीट होने लगेगा। सो दिस विल एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करवा रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सेम कंसंट्रेशन है हमारे प्लाज्मा का, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे ब्लड से किस में चले जाएंगे, इस टैंक में चले जाएंगे, थ्रू दिस पोरस सेलोफिन लेयर। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लड आ रहा है, जो प्योर ब्लड, जो प्यूरिफाई ब्लड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी वेन में डाल देंगे। सो उसमें हम लोग क्या मिला के डालेंगे, एंटी हेपारिन। हम लोग यहाँ पे हेपारिन मिला रहे थे, तो अब जब हम लोग को बॉडी में डालना है तो हम लोग को एंटी हेपारिन भी तो मिलाना पड़ेगा ना। So this is hemodialysis. Okay, very simple process and you just have to understand this. Hemodialysis अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, किडनी फेल कर जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। So किन पेशेंट्स में करते हैं, यूरीमिया के पेशेंट में करते हैं। यूरीमिया क्या होता है, जो ब्लड में क्या होगा, यूरिया आने लगे, उसे यूरीमिया बोलते हैं। ओके, इनमें क्या कराएंगे, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस कैसे होता है, हम लोग एक आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, उसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, हेपारिन मिलाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, डायलिसिस टैंक में डालेंगे। यहाँ पे क्या है, एक सेलोफिन ट्यूब का लेयर है।
विच इज पोरस इन नेचर। ओके, इसमें पोर्स है, मतलब इससे सब्सटेंस फिल्टर हो सकते हैं, और इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, प्लाज्मा से सेम रहेगा, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेंगे। तो सेम कंसंट्रेशन है और नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, बाहर में नहीं है, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। सो द नाइट्रोजनस वेस्ट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, और इस प्योर ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, एंटी हेपारिन मिला के वापस से किसी वेन में डाल देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। ओके, सो दिस इज क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड डिसऑर्डर। सो द सेकेंड डिसऑर्डर इज किडनी फेलियर। अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, यूरीमिया की बात कर रहे थे, जिसमें अगर डायलिसिस नहीं कराएंगे तो किडनी फेल हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, किडनी फेल हो चुका है, मींस एक्यूट रीनल फेलियर। सो किडनी फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर भी बोलते हैं। किडनी मीन्स रीनल। ओके, सो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, किडनी फेल हो चुका है, नाउ द किडनी इज नॉट वर्किंग। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा किडनी डालेंगे। एक पर्सन एक किडनी पे सरवाइव कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखो, ट्रांसप्लांटेशन वर्ड का मतलब होता है बाहर से किसी चीज को लगाना। ओके, हम लोग अगर बाहर से किसी चीज को लगा रहे हैं उसे ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे, एंड बॉडी के अंदर में ही कुछ चीज इधर उधर कर रहे हैं तो उसे इम्प्लांटेशन बोलेंगे। सो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, किसी का किडनी किसी के अंदर डालेंगे। सो वो जो पर्सन होगा, जो डोनर होगा, वो रेसिपिएंट से कितना क्लोजली रिलेटेड है उतना ज्यादा मैच करने का चांसेस है। हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, हम लोग टिश्यू मैच करेंगे। जितना ज्यादा मैचिंग होगा उतना कम रिजेक्शन का चांसेस है। ओके, जितना ज्यादा दोनों के टिश्यू मैच करेंगे, ब्लड ग्रुप मैच करेगा, उतना कम चांस है कि रेसिपिएंट का बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट करेगा। सो दिस इज द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, एंड वन पर्सन कैन सर्वाइव इन वन किडनी, सो द पर्सन कैन डोनेट। अगर रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, तो डोनेट कर सकते हैं। द थर्ड इज रीनल कैल्कुली या किडनी स्टोन। सो रीनल कैल्कुली या किडनी स्टोन क्या है, जब किडनी में स्टोन हो जाएगा। सो ये स्टोन किसकी वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू सॉल्ट्स, ड्यू टू क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जैसे कि ऑक्सलेट सॉल्ट। सो ड्यू टू स्टोन और ड्यू टू इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। स्टोन क्या है, बस एक सॉल्ट का क्रिस्टल है। सो द इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट कैन कॉज किडनी स्टोन, इसीलिए बहुत बहुत पानी पियो। ओके, सो that can reduce the chance of kidney stone. Then the next is glomerulonephritis. देखो, टिस जहां भी लगा मतलब इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलो। ओके, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस का, सॉरी ग्लोमेरुलस का, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। ओके, सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलस है, ओके, उसका इन्फ्लामेशन। सो टिस मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। सो जहां पे भी टिस लगेगा, एपेंडिसाइटिस तो क्या होगा, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। जहां पे भी टिस लगा मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग। सो दीज आर दी 4 डिसऑर्डर्स दैट वी हैव टू नो। यूरीमिया, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं हीमोडायलिसिस, ताकि उसको किडनी फेलियर ना हो। जब किडनी फेलियर हो गया है तो क्या कर सकते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं थ्रू एनीबॉडी हु मैचेस द पर्सन। देन किडनी स्टोन में क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स का स्टोन बन जाता है। ओके, इनसॉल्युबल मास बन जाता है। सो इफ यू कैन ड्रिंक मोर वाटर, ये सॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। Then glomerulonephritis, इसमें क्या होगा, the inflammation of glomerulus. So these were the 4 diseases, not disorders, that we have to know. And this is the end of this chapter. The chapter is now over. We will start with the next chapter in the next class. So we'll meet with the fresh chapter in the next class. And I hope this class was very clear. आज जो हम लोग 3 mechanism पढ़े रेगुलेशन का, किडनी रेगुलेशन का, that is the most important topic. Then the disorders are important. The first 2 disorders that are important. And यूरिन का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा, that is also important. Okay, pH, यूरोक्रोम, 6 pH, यूरोक्रोम, देन कितना यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है, 1 to 1.5 लीटर, 25 to 30 grams of urea it is having. So all these topics were important, and we'll meet in the next class with some other chapter.
Till then, thank you so much everyone. Take care and keep revising the chapter. जितना chapter हो जा रहा है उसे भूलना नहीं है. We have to keep revising everything. Okay. So keep revising, keep reading. We'll meet in the next class with next chapter. Take care. Bye. Be safe.